देखो भाई, मेरे हाथ में एक किताब है। इस किताब का नाम है हृदय की वेदना। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उस कवि का नाम है निखिल कुमार सिंह। और ये व्यक्ति हमारे बीच में किसी परिचय के मोहताज नहीं होंगे मेरे ख्याल से। हमारे ही संस्थान इंस्पिरेशन क्लासेस में हिंदी के शिक्षक हैं। और उन्हीं की लिखी हुई ये पुस्तक है, बहुत ही मज़ेदार पुस्तक है। अगर आप साहित्य के प्रेमी इंसान हैं, अगर आपको अपनी मातृभाषा से लगाव है, ठीक ना, अगर आपको राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा से, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी नहीं है, राजभाषा हिंदी है, कार्य की भाषा हिंदी। तो राजभाषा से अगर आपको लगाव है तो निश्चित रूप से एक बार इस पुस्तक को पढ़ें। बहुत अच्छी किताब है। तो इसकी एक बहुत अच्छी रचना है, जानते हो क्या, कितनी जबरदस्त शेरो शायरी इसमें लिखी हुई है। इसका ये जो पहला ही शेर है ना, बहुत मजेदार शेर है। सुनाऊं क्या? सुनाऊं? तो सुना रहा हूं, ये कहानी है क्या। हम्म। तो देखिए, पहला है क्या ये, कि पहला शेर सुनाता हूं, फिर नहीं दोबारा सुनाऊंगा। इसमें है क्या, कि प्रेम की एक कहानी सुनाने लगे, रो रहे थे सभी तो हंसाने लगे। दर्द का एक समुंदर है ये जिंदगी, जिसमें हंस कर के गोते लगाने लगे। दर्द का ये समुंदर है ये जिंदगी, जिसमें हंस कर के गोते लगाने लगे। तो भाई साहब, कहने का मतलब क्या है, एकदम सही लिखा हुआ है कि आजकल अगर आप दुखी होने का कारण ढूंढेंगे तो 1,000 मिलेगा बिना ढूंढे हुए। कम से कम खुश होने के लिए एक कारण ढूंढ लो, है ना। वही लिखना चाहते हैं, ठीक ना। तो ये पुस्तक मैं खरीदा हुआ हूँ, मुझे गिफ्ट में नहीं मिला है। और ये दो बच्ची गई थी कि हमको पुस्तक खरीदना है, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है ये, अभी आउट ऑफ स्टॉक है, फरवरी में आने वाला है। तो निखिल सर मुझे बोले हैं कि ये पुस्तक वैष्णवी और मुस्कान को दे देने के लिए, इसीलिए मैं ये किताब लेके आया था। आओ बेटा, ले जाओ। चलिए। तो भाई, अपन शेरो शायरी के भी बहुत प्रेमी आदमी हैं, अच्छा लगता है, आपको भी सुनना चाहिए। हाँ, छिछोहर पंक्ति वाला नहीं, ठीक ना। सही अर्थ होना चाहिए एकदम। हर एक चीज का ना, देखो आजकल ड्यूअल मीनिंग निकाला जा रहा है। तो पॉजिटिविटी अपने जीवन में ढूंढो, जहां भी मिले वहां पॉजिटिविटी ढूंढो, ठीक ना। तो हम भी सुनते हैं, हम इश्क मोहब्बत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, है नहीं, बीमार नहीं है, लेकिन सुनना पसंद करते हैं। तो हम अपने आराध्य मानते हैं किसको, डॉक्टर कुमार विश्वास को। तो उनका भी एक रचना सुना दूं। हाँ, उनका एक रचना है क्या, कि दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खरे दो अधूरे सपन, एक हो जाएंगे तुम मिलो तो सही। चलिए भाई, ये था आज का एंजॉय एंटरटेनमेंट, और निखिल सर के पुस्तक का प्रमोशन भी थोड़ा सा। तो पैसा वैसा नहीं लिए है, बहुत करीबी मित्र हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मेरे ख्याल से अब अपना टॉपिक शुरू करना चाहिए। आज को टॉपिक है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आपका, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले 2-3 दिन से हम लोगों ने जो भी थ्योरी पढ़ी है, वो इसीलिए पढ़ी है कि इस चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। और जो आपका अगला टॉपिक है, जिसका नाम है क्या, डायमेंशन। जिसका नाम है क्या, डायमेंशन। अब देखो कि इस डायमेंशन में एक एक चीज आपको सीखना है, अब यहां से रटना एक भी चीज आपको नहीं है, ठीक ना। ये है क्या चीज बेटा, टॉपिक। तो ये टॉपिक है क्या, डायमेंशन। और इस डायमेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बीमा। तो देखो, अभी तक तो ये जानते हो क्या, अभी तक तो ये जान गए होगे कि प्रत्येक भौतिक राशि को क्या किया जाता है, प्रत्येक भौतिक राशि को, प्रत्येक भौतिक राशि को
आधारी राशियों के पदों में लिखा जाता है ना। आधारी राशियों के पदों में लिखा जाता है, आधारी राशियों के पदों में लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है ना। इतना तो आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं कि नहीं। अब देखो, अच्छा ये बताइए एक पहले फीडबैक कि कल के पीडीएफ से आपको लिखने में कोई परेशानी हुई? नहीं ना हुई? कितने लोगों को परेशानी हुई? कल किसी को नहीं हुएगी, सारा चीज सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज लिखा हुआ था, है ना। अब लिखा रहेगा। तो ये चीज था पहले। अब देखो कि प्रत्येक भौतिक राशि को कैसे लिखा जाता है? आधारी राशियों के पदों में लिखा जाता है। कैसे सर? तो एक टर्म देखो, हम लेते हैं एक टर्म क्या तुम्हारे सामने में, बल। और एकदम कंसंट्रेट होके सुनना है, एक एक चीज अभी सीखने वाला होगा, ठीक ना, एक एक चीज सीखने वाला। अब इस बल के बारे में जरा सा मुझे बता दीजिए कि ये आधारी राशि है कि व्युत्पन्न राशि है? व्युत्पन्न राशि है। तो ये बताइए कि इसको आधारी राशियों के पदों में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे सर? तो बल बराबर क्या जानते हैं आप बेटा? बल बराबर क्या जानते हैं? द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या जानते हैं? द्रव्यमान गुने त्वरण। अब देखो तो जरा सा कि इससे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो द्रव्यमान को हम द्रव्यमान ही रहने देते हैं और इस त्वरण को वेग बट्टा समय लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? इससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो भाई साहब इस द्रव्यमान को हम द्रव्यमान ही रहने देते हैं और इस वेग को विस्थापन बट्टा समय लिखेंगे कि नहीं? इस वेग को क्या लिखेंगे? विस्थापन बट्टा समय लिखेंगे ना। अब देखो इसके नीचे भी एक समय है तो समय रहेगा कि नहीं रहेगा? और इस समय के नीचे कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत? इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो कि इससे फिर से एक स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो ये द्रव्यमान के जगह पर द्रव्यमान ही रहेगा। विस्थापन को अगर भौतिक राशि में लिखेंगे तो लंबाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? विस्थापन को लंबाई लिख सकते हैं कि नहीं? तो विस्थापन को क्या लिखते हैं? लंबाई बट्टा समय, ठीक ना, लंबाई बट्टा समय को समय ही, और ये समय बट्टा एक भाग में है तो इसको गुना में लाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक बट्टा समय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एकदम तोड़ तोड़ के सीखना है कि जब इससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो देखो तो जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान ही रहेगा, जो लंबाई है वो कितना रहेगा? लंबाई ही रहेगा, और नीचे समय और समय दो बार है तो एक साथ में समय का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे कि नहीं? अब तुम ये चीज गणित में पढ़े हुए होगे कि अगर 1/a का पावर m हो तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये a का पावर कितना हो जाएगा? इतना में कोई दिक्कत? तो भाई साहब ये समय के स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको कितना लिखेंगे? द्रव्यमान, ठीक ना, गुने लंबाई और गुने समय, और समय का पावर कितना हो जाएगा? समय का पावर कितना हो जाएगा? -2। अच्छा ये लंबाई का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना? और इस द्रव्यमान का भी पावर कितना है? अब बताओ कि ये जो बल था तुम्हारा व्युत्पन्न राशि, सुनो, ये जो बल था तुम्हारा व्युत्पन्न राशि, उस व्युत्पन्न राशि को धीरे धीरे आधारी राशियों में बदल लिए कि नहीं बदल लिए? द्रव्यमान कैसा राशि है? लंबाई कैसा राशि है? समय कैसा राशि है? बदला गया कि नहीं बदला गया? अब बेटा यही देखो कि किसी भी व्युत्पन्न राशि में आधारी राशि का जो पावर दिख रहा है तुमको, जो घात दिख रहा है तुमको, उसी को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। बात समझ में आई कि प्रत्येक व्युत्पन्न राशि को क्या किया जा सकता है? आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, और उन आधारी राशियों का घात, उन आधारी राशियों का घात ही क्या होता है? उसका बीमा होता है। समझ में आ गया? उन आधारी राशियों का घात। अब अगर हम पूछें कि बल में द्रव्यमान का बीमा कितना है, बल में लंबाई का बीमा कितना है, और बल में समय का बीमा कितना है, इसका मतलब क्या? अब इसका मतलब क्या होता है? तो इतने बातों में आपको अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं बीमा का परिभाषा लिखूं? मैं बीमा का परिभाषा लिखूं कि नहीं? तो मैं बीमा का परिभाषा में लिखूंगा आपके सामने में क्या, कि जो आपका बीमा है
जो आपका बीमा है वो क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि में, ठीक ना, किसी भी भौतिक राशि में, किसी भी भौतिक राशि में, ठीक ना, किसी भी भौतिक राशि में आधारी राशियों का, आधारी राशियों का, किसी भी भौतिक में आधारी राशियों का। अब ये कैसा आधारी राशि? तो जिनमें उन्हें व्यक्त किया जाता है, जिनमें उन्हें व्यक्त किया जाता है, मतलब जैसे बल को लिखे थे अभी, लंबाई, द्रव्यमान और समय में, ठीक ना, तो जिनमें उन्हें व्यक्त किया जाता है। तो क्या लिखे हैं बेटा अभी तक कि किसी भी भौतिक राशि में आधारी राशियों का जिनमें उन्हें व्यक्त किया जाता है, इसको कर दो ब्रैकेट में, ठीक है, का घात। किसी भी आधारी राशियों का तो लिख लिए हैं, दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है। का घात जो होता है, घात मतलब क्या? पावर। घात का मतलब क्या? पावर ही उस आधारी राशि का, उस आधारी राशि का क्या होता है? उस आधारी राशि का बीमा होता है। उस आधारी राशि का क्या होता है? बीमा। बीमा बोले तो क्या? डायमेंशन। बीमा बोले तो क्या? डायमेंशन होता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इतना है कि आप चाहे बोर्ड एग्जाम दीजिए, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, डायरेक्ट पूछ देगा आपसे क्या कि फलाने भौतिक राशि का बीमा क्या होता है। डायरेक्ट पूछ देगा कि फलाने भौतिक राशि का बीमीय सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट पूछ देगा। तो उसके लिए आपको ये हर एक चीज क्या करना है? सीखना है। क्लियर है इतनी बात कि क्या किसी भी भौतिक राशि को पहले आधारी राशियों में व्यक्त करेंगे और उस आधारी राशि का जो घात होगा उसी घात को क्या कहेंगे? उसका बीमा। जैसे अभी देखे थे क्या बेटा, बल को जो हम लोग लिखे थे, बल बराबर क्या लिखे थे? द्रव्यमान। द्रव्यमान का पावर कितना? 1 गुने लंबाई। लंबाई का पावर कितना लिखे थे बेटा? और गुने कितना? समय। और समय का पावर कितना लिखे थे बेटा? -2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बल में, किसमें? बल में द्रव्यमान का जो, बल में द्रव्यमान का बीमा कितना है? बल में द्रव्यमान का बीमा 1 है। बल में द्रव्यमान का बीमा कितना है? बल में लंबाई का, बल में लंबाई का जो बीमा है वो लंबाई का बीमा कितना है? ये भी 1 है। और जो बल में समय का बीमा है, जो बल में समय का बीमा है वो कितना है? -2 है। समझ में आई बात? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? अब देखो कि कहीं पर बीमा धनात्मक है और कहीं पर बीमा क्या है? ऋणात्मक है। कोई डायमेंशन पॉजिटिव आ रहा है, कोई डायमेंशन नेगेटिव आ रहा है। तो आप जरा सा ध्यान से देखिए कि पॉजिटिव डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि उस भौतिक राशि से उस पद में गुना हुआ है। क्या हुआ है? गुना हुआ है। जैसे द्रव्यमान गुने त्वरण लिखे थे, तो द्रव्यमान का बीमा धनात्मक है तो द्रव्यमान से गुना हुआ था, लेकिन समय का स्क्वायर नीचे था तो भाग हुआ था। तो बीमा ऋणात्मक होने का मतलब क्या कि उससे क्या हुआ है? भाग हुआ है। तो देखो बेटा, किसी भी भौतिक राशि का जो बीमा है वो उसके प्रकृति को बतलाता है। किसके? प्रकृति को, कि अमुक भौतिक राशि से उसमें कितना बार गुना हुआ है या भाग हुआ है। अमुक भौतिक राशि से उसमें कितना बार गुना हुआ है या, तो अगर बीमा धनात्मक है इसका मतलब क्या हुआ है? गुना। और अगर बीमा ऋणात्मक है इसका मतलब क्या हुआ है? इस बीच में हल्ला क्यों हो रहा है? बोलिए, भुला जाइएगा, देख लीजिए। समझ रहे हैं? इसीलिए थोड़ा सा मेंटेन रहिए। हम लोग भी रहते हैं, मनीष सर तो दूसरे ही क्लास में शुरू कर देते है ना। लोभ नहीं है कि आप यहाँ पढ़ेंगे, पढ़ने आए हैं इसीलिए। नहीं तो देख लीजिए मार्केट का रेट डाउन हो गया है मेरे यहाँ आने से, पता कर लीजिए, ठीक ना। पता कर लीजिए कि मार्केट का रेट डाउन हो गया है और लोग चाह रहे हैं कि अगर कोई 500 रुपया दे करके 2000 रुपया दे करके एडमिशन ले ले तो ले ले मेरे यहाँ। तो भाई साहब तुम ये बताओ कि जो दवाई एक्सपायर हो चुकी है वो अगर कोई फ्री में भी दो तो लोगे? नहीं ना लोगे? तो ऐसे ही लोग
चले जाएंगे हवा में। ठीक ना, एकदम खौफ आ गया है लोगों में, एक्सपायरी डेट की दवाएं हो गई है, चाह रहे हैं कैसे भी निकल जाए टाइम रहते हुए। ठीक ना, रेट डाउन हो गया है, बहुत डाउन हो गया है, पिछले साल से डाउन हो गया है। ठीक ना, तो ये सब मत सोचिएगा कि यहाँ हम आपको पोट रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो पिटाइएगा। डीपीपी केमिस्ट्री का मिलना शुरू हो गया, मंडे से फिजिक्स का भी मिलना शुरू हो जाएगा, और डीपीपी फिजिकली भी मिल जाएगा, ग्रुप में भी चला जाएगा। ग्रुप में इसीलिए चला जाएगा कि आप ये नहीं कहेंगे सर हम कल नहीं आए थे। और अगर अगले दिन गलती से डीपीपी चेक हो गया कि आप बना के लाए हैं कि नहीं, तो पिटाएंगे। इसीलिए अगर पढ़ने का मन बना के आए हैं तो यहाँ टिकेंगे, नहीं पढ़ने का मन बना के आए हैं तो मत टिकिए। भाई बहुत मेहनत से तुम्हारे पास संसाधन जुटाए जाते हैं, बहुत मेहनत से। अगर आज ये बढ़िया कपड़ा तुम पहने हुए हो और बढ़िया किताब कॉपी हो और बढ़िया जगह अगर पढ़ने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स तुमको पैसे दे रहे हैं, तो ये वही जानते होंगे जो आपको दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा गांव में खेती मजदूरी किसानी करके आपको पैसे देते होंगे, है ना। इसमें कोई ऐसे तो नहीं होंगे जिनके पिताजी कलेक्टर होंगे, विधायक होंगे, आईएएस आईपीएस होंगे, नहीं ना है कोई। आप समझ जाइए ये चीज़, ठीक है। इसीलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए और डिसिप्लिन का हाईली ध्यान रखिए। डायमेंशन समझ में आया? डायमेंशन के बारे में मैंने 3 बातें बोली, क्या इधर आ गया? डायमेंशन के बारे में मैंने 3 बातें बोली, क्या? पहला कि बीमा क्या बताता है, तो बीमा किसी भी भौतिक राशि का, बीमा किसी भी भौतिक राशि का क्या बताता है? प्रकृति। किसी भी भौतिक राशि का प्रकृति बतलाता है। क्या बतलाता है? प्रकृति बतलाता है। अब प्रकृति बतलाने का मतलब क्या हुआ? ठीक ना, प्रकृति बतलाता है, जो बोलते हैं वही लिखने लग जाते हैं। प्रकृति बतलाता है, ठीक ना, ये किसी तो पता चल जाएगा ना। किसी भी भौतिक राशि का क्या बतलाता है? प्रकृति बतलाता है। जैसे देखो कि अगर हम बात करें किस चीज का? क्षेत्रफल का। अब बताओ ये क्षेत्रफल भौतिक राशि है कि नहीं है? भौतिक राशि में आधारी राशि है कि व्युत्पन्न राशि है? व्युत्पन्न राशि है। अब देखिए बेटा, इस क्षेत्रफल में हम 4 फिगर ले रहे हैं। एक लिए हम स्क्वायर, ये क्या है? वर्ग है। एक हम लिए क्या? आयत, ये क्या है आपका? आयत है। अच्छा, तुम लोगों को लग रहा है कि हम ही ये हिंदी पढ़ा रहे हैं? एक अगला डायग्राम क्या है? सर्कल है, जिसका रेडियस कितना है? r। और एक अगला डायग्राम हम ले रहे हैं, ये कुछ भी है, ये भी एक क्षेत्र ही है ना। तो देखो, तुमको पता होगा कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे तो अगर इसका साइड a है तो क्षेत्रफल कितना लिखते हो? a स्क्वायर का मतलब कितना? और a क्या है? इसके भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई है, इसका मतलब ये पहला a भी क्या है? लंबाई, और दूसरा भी ये क्या है? लंबाई। इसका मतलब कि इसमें 2 लंबाइयों का क्या हुआ है? गुणनफल हुआ है। हुआ है कि नहीं? आप देखिए, आयत में अगर इसका लेंथ है l और ब्रेथ है कितना? b, तो अगर आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे बेटा तो तुमको पता होगा कितना लिखते हैं? पहला लेंथ भी क्या है? लंबाई है, और दूसरा ब्रेथ भी क्या है? लंबाई है। ब्रेथ भी क्या है? लंबाई है। तो आप देखिए कि चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, 2 लंबाई के गुणनफल से ही क्षेत्रफल मिल रहा है ना। अगर वृत्त में देखिए तो वृत्त का अगर आप क्षेत्रफल लिखिएगा तो वो कितना लिखिएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई तो तुम्हारा कांस्टेंट है, और r इंटू आर लिखोगे कि नहीं? पाई है तो ये कुछ है ही नहीं। पहला रेडियस भी क्या है बेटा? और दूसरा रेडियस भी क्या है? देखो, आकृति कैसी भी है, अगर क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं तो हमेशा ही 2 लंबाइयों का क्या है? गुणनफल है। इसका मतलब क्षेत्रफल की प्रकृति कैसी है कि 2 लंबाइयों को गुना करने से मिलता है। क्षेत्रफल कैसे मिलता है? 2 लंबाइयों को। तो अब देखो, तो ये जो एक अल्फा बीटा गामा तरह का है, इसका भी हम कुछ लंबाई गुने लंबाई ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लंबाई गुने लंबाई ही लिखेंगे। किस चीज का? अगर क्षेत्रफल का बात करेंगे तब। मतलब अब दुनिया में कैसी भी क्षेत्रफल होगी तो ये बात दिमाग में पहले स्ट्राइक करना चाहिए कि निश्चित रूप से ये 2 तरह के लंबाई का क्या है? गुणनफल है ना। अब देखो कि लंबाई गुने लंबाई हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? लंबाई का स्क्वायर, है ना। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि क्षेत्रफल में लंबाई का बीमा कितना होता है? 2। द्रव्यमान का बीमा कितना होता है?
0। समय का बीमा कितना होता है, क्योंकि इसमें है ही नहीं। तो अब अगर क्षेत्रफल में लंबाई का बीमा 2 है, तो चाहे वो वर्ग रहे, चाहे वो आयत रहे, चाहे वो कुछ भी रहे, है ना, चाहे वो त्रिभुज रहे, त्रिभुज ले लो, देखो कि अगर यहाँ एक त्रिभुज भी ले लेते हैं, तो त्रिभुज का तुम क्षेत्रफल लिखते हो क्या, 1/2 गुने आधार की लंबाई, है ना, गुने ऊंचाई। तो जो आधार की लंबाई ये लिखोगे, मान लो b, और ये यहाँ से यहाँ तक h, तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है। जो आधार की लंबाई है ये भी क्या है, लंबाई, और जो ऊंचाई है ये भी क्या है, ये भी 2 लंबाइयों का गुणनफल। मतलब दुनिया में बेटा कैसा भी अगर क्षेत्रफल होगा तो 2 लंबाइयों का क्या होगा, उसमें लंबाई का बीमा कितना होगा। बीमा समझ में आ रहा है कि नहीं। पहला लाइन क्या, कि किसी भी भौतिक राशि का बीमा उसके प्रकृति को बतलाता है। इसका मतलब जहां भी लंबाई 2 गुणनफल में दिखेगा, लंबाई का बीमा 2 दिखेगा, तो दिमाग में क्या आएगा कि ये कैसी भौतिक राशियां है, क्षेत्रफल। कैसी भौतिक राशियां है, बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो कि इसके बाद का 2 पॉइंट आया था अपने पास क्या। तो पहला पॉइंट इसमें क्या था कि अगर बीमा धनात्मक है, इसका मतलब वो भौतिक राशि किस में है, गुणनफल में है। और अगर बीमा ऋणात्मक है, इसका मतलब किस चीज में है, भाग में है। तो धनात्मक बीमा का अर्थ, धनात्मक, ठीक ना, धनात्मक बीमा का अर्थ क्या होता है, धनात्मक बीमा का अर्थ है कि भौतिक राशि में आधारी राशि जो है, क्योंकि आधारी राशि का बीमा होता है। तो धनात्मक बीमा का अर्थ क्या है कि आधारी राशि गुणनफल में है। किसमें है, आधारी राशि गुणनफल में है। आधारी राशि किसमें है, गुणनफल में है ना। और ऋणात्मक बीमा का मतलब क्या होगा, ऋणात्मक बीमा का मतलब क्या हुआ कि ऋणात्मक बीमा का अर्थ होता है क्या, ऋणात्मक बीमा का अर्थ है क्या, क्या अर्थ होगा बेटा, गुना में कि भाग में। इसका मतलब हुआ क्या कि जो तुम्हारा आधारी राशि है वो आधारी राशि किस में है, भागफल में है। किस में है, भागफल में है, ठीक ना। आधारी राशि किस में होगा, भागफल में होगा। आधारी राशि भागफल में है। जैसे देखो जो भी लिखो यार, बात बराबर ही है। ये ऐसे भी होगा नहीं, अब होगा, अरे यार समझ जाओ, ठीक ना, भाग में है। पॉजिटिव का मतलब क्या, गुना में है, और नेगेटिव का मतलब क्या। इतने बातों में कोई दिक्कत आपको, इतने बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे देखिए क्या कि अगर हम लोग ले लें क्या, वेग, तो वेग बराबर क्या लिखेंगे, विस्थापन बट्टा समय। क्या लिखेंगे, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। एग्जाम्पल में देखो कि अब वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय देखे, तो देखो तो यहां से अब वेग के बीमा के तरफ चलते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन क्या है, लंबाई है, और नीचे में समय का पावर कितना है। अगर इसको उठा के ऊपर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां लंबाई का पावर 1 है गुने समय का पावर कितना हो जाएगा, -1। अब देखो कि लंबाई का पावर धनात्मक है, इसका मतलब कि जो वेग में विस्थापन लंबाई है वो किस में है, गुना में है। लेकिन समय का बीमा क्या है, ऋणात्मक है, इसका मतलब समय किस में है। तो बीमा का धनात्मक होना और ऋणात्मक होना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए। अब देखो कि ये इतना लंबा चौड़ा कहानी लिखने के से बचने के लिए एक नियम बनाया गया कि बीमा कैसे लिखा जाए, ठीक ना, बीमा कैसे लिखा जाए। तो इसमें सबसे पहली बात है क्या कि बीमा लिखने के लिए हम लोग इस बड़े वाले ब्रैकेट का, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक ना, इस बड़े वाले ब्रैकेट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सबसे पहले कि अगर किसी भी भौतिक राशि का बीमा लिखना है तो बीमा को लिखने के लिए किसका उपयोग करेंगे, बीमा को लिखने के लिए इसको क्या बोलते हैं, वर्ग कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, यही ना, बड़ी कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, बड़ी कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली बात यह कि बड़ी कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, मतलब जब भी डायमेंशन लिखना होगा तो किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है।
अब इसमें देखो कि द्रव्यमान इतना लंबा नहीं लिखा जाएगा। अब बीमा लिखने के लिए कुछ ये रूल बनाया गया क्या कि द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है भाई, मास। तो द्रव्यमान के लिए जो तुम लिखोगे वो लिखोगे क्या, कैपिटल एम। जो लंबाई के लिए तुम लिखोगे, लंबाई के लिए क्या लिखोगे भाई, ये है लेंथ, तो लंबाई के लिए क्या लिखोगे, कैपिटल एल। जो समय के लिए तुम लिखोगे, समय क्या है बेटा, टाइम है, तो समय के लिए क्या लिखोगे, कैपिटल। उसके बाद क्या है, तापमान, तो तापमान के लिए इसको टेम्परेचर बोलते हैं ना, और टेम्परेचर के लिए देखो कहीं कहीं या तो के लिखा जाता है या तो कहीं कहीं थीटा भी लिखा जाता है। ठीक है, कि तापमान के लिए क्या कहीं कहीं के लिखा जाएगा और कहीं कहीं थीटा भी लिखा जाएगा। और जो अगला है वो है क्या तुम्हारा, विद्युत धारा। तो देखो विद्युत धारा का भी यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं आई से। तो इसको भी विद्युत धारा में डायमेंशन लिखने के लिए कहीं कहीं कैपिटल ए का यूज करते हैं और कहीं कहीं आई का भी यूज करते हैं। तो डायमेंशन में चाहे ए लिखा रहे चाहे आई लिखा रहे, समझ जाना है क्या कि ये विद्युत धारा का बात कर रहा है और हम जनरली ए लेके चलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर में हम जनरली के लेके चलते हैं, लेकिन अगर थीटा भी रहे तो वही मीनिंग समझना है जो के का होगा। अब सर लिखा कैसे जाए, है ना, अब सर इसको लिखा कैसे जाए, तो देखो कि इन सब का प्रयोग करना है। क्या करना है, बीमीय सूत्र लिखने के लिए द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम, लंबाई के लिए कैपिटल एल, समय के लिए कैपिटल टी, तापमान के लिए के या थीटा, विद्युत धारा के लिए ए या आई। कहोगे सर दो और बच रहा है, दो और बच रहा है, बेटा अपने सिलेबस में इतना ही आएगा, दो और बच रहा है। तो दो बच रहा है तो इसमें एक क्या है, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा के लिए जो उपयोग किया जाता है वो इसी का उपयोग किया जाता है, मोल ही लिख के उसका पावर लिखा जाए। और जो अगला है प्रकाशिक तीव्रता, ठीक ना, प्रकाशिक तीव्रता, इस प्रकाशिक तीव्रता के लिए भी कैंडेला का जो यूनिट हम लोग सीडी लिखते हैं यही लिख के इसका पावर लिखा जाता है। बहुत प्रचलित ये सब डायमेंशन में नहीं है, प्रचलित जो है वो यहाँ से ऊपर, और इसका भरपूर उपयोग होता है। लगभग अधिकतर भौतिक राशियां इसी के उपयोग में लिखी जाती है। अब देखो कि सर लिखेंगे कैसे, ये तो समझ गए कि सब का उपयोग करेंगे, ये सब तो टूल हो गया। अब इस सारे टूल्स का उपयोग हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो देखो बेटा कि अगर हमको कहे कि बल का हमको क्या करो, बीमा लिख के दिखाओ, तो अगर बल को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिए, इसका मतलब सीधे सीधे क्या हुआ, इसका मतलब कि बल का बीमा का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, बल के बीमा का बात हो रहा है। फिजिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सीधे क्या, बीमा का बात हो रहा है। अब देखो कि अभी हम लोग लिखे थे बल को क्या लिखे थे कि द्रव्यमान, द्रव्यमान का पावर कितना, लंबाई का पावर कितना, लंबाई का पावर भी लिखे थे कितना 1, और समय का पावर कितना लिखे थे, समय का पावर लिखे थे -2। तो क्या कहे कि बल के लिए F का यूज करें, फोर्स, फोर्स का बीमा लिखना है, फोर्स को क्या किए, कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिए। उसके बाद देखो बेटा द्रव्यमान के लिए क्या यूज करना है, m का पावर कितना है 1, इंटू लंबाई के लिए किसका यूज करना है, इसका पावर कितना, इंटू समय के लिए किसका उपयोग करना है, इसका पावर कितना। अब देखो तो अगर सबको मिला के लिखें तो F का जो डायमेंशन लिखेंगे वो m पावर 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, L पावर 1 को नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, और T का पावर -2, और यही हो गया क्या तुम्हारे फोर्स का डायमेंशन। है बहुत ही आसान, समझ में आई कि नहीं आई। तो कुछ भौतिक राशियां ऐसी है जिसका बीमा आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अब देखो ये बल का बीमा क्या हुआ, MLT-2। तो दुनिया में जैसे आयत का क्षेत्रफल भी वही आ रहा था बीमा में, वर्ग का भी वही आ रहा था, कैसा भी वही आ रहा था। तो अगर बल का बीमा MLT-2 होता है तो अब दुनिया में कैसा भी बल रहे, चाहे वो गुरुत्वीय बल रहे, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन रहे, चाहे वो टेंशन रहे, चाहे वो फ्रिक्शन रहे, है ना, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहे,
चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स रहे। दुनिया में कैसा भी फोर्स रहे उसका बीमा यही होगा। क्यों? कि बल की ये प्रकृति बताती है। अब इस प्रकृति से क्या पता चलता है? तो सर अभी बताए हैं क्या कि जो धनात्मक बीमा है उसका मतलब क्या होता है कि राशि का गुना हुआ है, और जो ऋणात्मक बीमा है उसका मतलब क्या हुआ है। अब देखो कि इसको यहां से समझते हैं। तो m का बीमा धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक। इसका मतलब यह हुआ कि बल में द्रव्यमान को एक बार गुना किया गया है। कितना बार गुना किया है? लंबाई का बीमा कितना है? इसका मतलब यह हुआ कि बल में लंबाई को कितना बार गुना किया गया है। और समय का बीमा कितना है? और ऋणात्मक का मतलब गुना होता है कि भाग होता है? भाग होता है। तो भाई इसका मतलब यह हुआ कि समय में जो है, बल में समय से कितना बार भाग हुआ है। बातें क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कोई दिक्कत है? बताते हैं, एप्लीकेशन में आएगा ये बात, ठीक ना। देखो पावर का गेम चल रहा है यहाँ, और पावर में एडिशन वेरीफाइड नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में मिलता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना। एडिशन में अगर तुम लिखोगे, देखो अगर a का पावर 2 है गुने a का पावर 3 है तो तुम इसको a का पावर 5 लिख सकते हो। लेकिन अगर a का पावर 2 है अब b का पावर जो है सो 5 है, तो ये अलग तरीके से जोड़ में नहीं लिखाएगा, जुड़ेगा नहीं, ठीक ना। दोनों अलग अलग तरह का। तो इसीलिए डायमेंशन को हमेशा हम लोग कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट में ही डिफाइंड है। इसमें देखिए कि बीमीय सूत्र का कुछ गुण भी है और कुछ अवगुण भी है। तो वहां हम आपको दिखाएंगे कि बीमीय सूत्र के सहायता से केवल ऐसे ही सूत्रों को डिराइव किया जाता है जो गुणनफल में हो, जैसे F = ma, और जो योग में या सब्ट्रैक्शन में होता है जैसे S = ut + ½ AT²। इस सब तरह का फॉर्मूला बीमीय सूत्र से डिराइव नहीं होता है। क्यों? कि बीमीय सूत्र गुणनफल में ही वैलिड होता है। समझे बात? वो आगे देखेंगे, अभी 3-4 दिन चलेगा, एकदम डायमेंशन का धुआं धुआं उड़ा देना है। क्या कि 2 नंबर का पूछेगा तो आगे हम लोग जितना भी भौतिक राशि पढ़ेंगे, अब जैसे मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा शुरू किए या इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत विभव पढ़ेंगे। अब ये सब क्या है? भौतिक राशि है, और हर एक भौतिक राशि का हम लोग क्या करेंगे? बीमीय सूत्र एक एक करके निकालेंगे। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? आई? कोई दिक्कत है? तो हर एक का निकालेंगे। क्यों? कि परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देगा क्या कि विद्युत विभव का बीमीय सूत्र बताओ। तो विद्युत विभव का बीमीय सूत्र, अब चारों ऑप्शन देखोगे, चारों में ऐसा ही रहेगा, MLT ये कुछ करके, पावर सब में अलग अलग रहेगा। तो अब एक दिखेगी आलिया भट्ट, तो दूसरी दिखेगी तमन्ना भाटिया, तीसरी दिखेगी माधुरी दीक्षित, तो चौथी दिखेगी, हाँ किसका नाम लिया बोलो? कौन है? अच्छा हाँ, बहुत अच्छी हीरोइन है वो, है ना। पता नहीं, हमको नहीं पता। साउथ की एक हीरोइन है, देखते हो, जो हमेशा साड़ी में रहती है, बहुत अच्छी हीरोइन। क्या नाम है? कृति सेनन? ना 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 ना, वो पुरानी वाली है। वो हमको, हाँ ये सही बोल रहा है, वो बहुत अच्छी लगती है, सब भी लगती है। तो देखो बॉलीवुड से अपना भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, लेकिन जब से देखें कि शादी हो रहा है, 4-5 महीना के बाद बाल बच्चा गोदी में खेल रहा है, तब से भरोसा उठ गया भाई, ठीक ना। हाँ अरे अपनी आलिया भट्ट को देखो यार। चलो हो गया इतना? इतना में कोई दिक्कत है आपको? नहीं कोई दिक्कत है? आप क्या सब समझे अभी तक? ये सुनिए कि सबसे पहले क्या समझे कि बीमा क्या होता है, बीमीय सूत्र को कैसे लिखा जाना है, बीमीय सूत्र का अर्थ क्या होता है, तो किसी भी भौतिक राशि के प्रकृति को बताना, धनात्मक बीमा का क्या मतलब होता है और ऋणात्मक बीमा का क्या मतलब होता है। इतना में अगर किसी को कष्ट है तो बताइए। अब आप बताइए कि जैसे हमको बल के बारे में पता था कि द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, ये तो बल का परिभाषा है। तो अगर किसी भी भौतिक राशि का परिभाषा आपको पता रहे तो आप उसका बीमीय सूत्र लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इतना में कोई कष्ट है? नहीं कोई कष्ट है। तो भाई एक और भौतिक राशि हम तुमको लिख के दिखाते हैं, बोलो तुम अपने मन से कुछ बोलो। किसका? हाँ बाद में, अभी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते टाइम। अभी वही जो आप 11th में पढ़े हैं, ठीक ना, कार्य का।
चलो चलो सुनो, इस बच्चे का आया क्या कि कार्य का बीमीय सूत्र लिख के दिखाइए। तो सुनो, कार्य बराबर क्या पढ़े हो बेटा? बल गुने विस्थापन। कुछ लोग कहेंगे क्या कि सर हम W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा पर हैं। कुछ लोग क्या कहेंगे कि हम भाई साहब W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा पढ़े हैं। अब जरा सा सुनो कि जो पढ़े हैं अच्छी बात है, यही सही भी है। अब आप देखिए कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, देखो सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक ना, त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई बीमा नहीं होता। अनुपात का कोई बीमा नहीं होता है। कहिएगा क्यों नहीं होता है? कोई बीमा नहीं होता है क्यों भाई साहब? तो मान लो कि एक ये है तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज और ये है एंगल थीटा। तो इसमें जो साइन थीटा लिखते हो वो क्या लिखते हो? पी बाई, पी भी क्या है? लंबाई, है ना? पी भी क्या है? लंबाई। और एच भी क्या है? अब लंबाई है तो पी का भी मात्रक क्या होगा और एच का भी मात्रक क्या होगा? मीटर से मीटर। कुछ मात्रक बचा क्या? मात्रक कुछ नहीं बचेगा तो बीमा कुछ बचेगा क्या? तो इसी तरीके से साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो, चाहे कॉट थीटा हो, चाहे सेक थीटा हो, चाहे कोसेक थीटा हो, चाहे सेक थीटा हो, चाहे कॉसेक थीटा हो, इस सब में से किसी का भी बीमा नहीं होता है। ये कैसा राशि होता है? बीमाहीन। ये कैसा राशि होता है? बीमाहीन राशि। तो अब जिनके मन में एफ एस कॉस थीटा था वो एफ एस पर मान जाएंगे, क्योंकि कॉस थीटा का कोई बीमा नहीं होता है। अब आजा भाई किस पे? तो बल पे। तो बल को अभी लिखे थे क्या? द्रव्यमान का पावर कितना, लंबाई का पावर कितना और समय का पावर कितना? -2। अब ये विस्थापन के बारे में बताओ तो गुना में है लंबाई कितना? अब देखो यहाँ भी लंबाई 1 और यहाँ भी लंबाई 1, तो अगर इसको तुम लिखेगा तो द्रव्यमान का पावर 1 गुने लंबाई का पावर कितना भाई? 2 लिखेगा कि नहीं? क्योंकि गुना में रहता है अगर a टू द पावर m और इंटू a टू द पावर n, तो ये क्या होता है? जुड़ जाता है। तो जब जुड़ जाता है तो यहाँ भी लंबाई का बीमा कितना? 1 और यहाँ भी कितना? और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो पक्का? चलो पता तो है कम से कम। अब देखो समय का पावर कितना बेटा? अब क्या बोले कि वर्क डन का बीमा लिखना है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। इसमें बेटा द्रव्यमान के लिए क्या यूज करेंगे? कैपिटल एम। पावर कितना है? लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क। लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं? बीमा कितना है? और समय के लिए क्या यूज करते हैं? बीमा कितना है? समझ में आया बात? ये हो गया किसका? कार्य का बीमा। बात समझ में आई? अब देखो कि ये एक तो तुमको हम त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई बीमा नहीं होता है ना? और इससे पहले भी हम भौतिक राशियों के प्रकार में आपको एक पढ़ाए हैं बीमा, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है ना? तो अगर आपसे एक स्टेटमेंट पूछा जाए, अगर आपसे एक स्टेटमेंट पूछा जाए क्या कि भाई साहब जरा सा ये बताओ, जरा सा ये बताओ कि क्या क्या प्रत्येक बीमाहीन राशि, क्या प्रत्येक बीमाहीन राशि मात्रकहीन होगी? मात्रकहीन होती है? क्या प्रत्येक बीमाहीन राशि मात्रकहीन होती है? हैं? नहीं होती है। कुछ लोगों का आंसर है यस और कुछ लोगों का आंसर है, अब बताइए यस के साथ कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। यस के साथ केवल तुम। काहे तुम उसका हाथ पकड़ के नीचे गिरा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या पूछा हूं
बीमाहीन और मात्रकहीन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मात्रक होता है, वो मात्रकहीन नहीं है। तो मैं आपसे क्या बोला कि क्या बीमाहीन, सुनिए पहले समझिए इसको, क्या कह रहा है कि बीमाहीन मतलब इसका कोई बीमा, MB0 LB0 TB0, मात्रकहीन होगा तो नहीं होगा। क्यों? तो तुम याद करो क्या चीज, समतल कोण को। याद करो किस चीज को, समतल कोण को। तो समतल कोण को क्या बोले थे बेटा, चाप की लंबाई अब बटा क्या, बटा क्या, त्रिज्या, आर्क लेंथ बाय रेडियस। अब ध्यान से देखो, चाप की लंबाई किस में और त्रिज्या किस में, मीटर से मीटर। तो अब बताओ कि क्या इसकी कोई बीमा होगी, बीमा नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसका मात्रक हम लोग क्या लिखते थे, रेडियन। तो देखो तो बीमाहीन है लेकिन मात्रक, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है। तो नो के साथ जाएंगे कि यस के साथ जाएंगे, समझ में आई। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को आपको उल्टा के पूछ दिया जाए क्या, कि प्रत्येक क्या प्रत्येक मात्रकहीन, क्या प्रत्येक मात्रकहीन राशि बीमाहीन होगी, बीमाहीन होगी कि नहीं होगी, होगी। यस और नो भाई, यस के साथ कितने लोग, यस के साथ कितने लोग, अच्छा नो के साथ कितने लोग, और कितने लोग जो यस और नो किसी में नहीं है, और कितने लोग ऐसे हैं जो यस और नो दोनों में है, तुम दोनों में हो, नो पे, चलो ठीक है, ये है नो पे। लेकिन देखिए कि अगर मात्रक ही नहीं होगी तो बीमा का उम्मीद क्या करें, और एक्सेप्शन वाला केस था इसीलिए ये नो में गया। एक ही उदाहरण था समतल कोण और ठोस कोण, है ना, एक ही उदाहरण था क्या, समतल कोण और ठोस कोण, क्योंकि ये एक्सेप्शन है इसीलिए ये गया नो में। लेकिन अगर मात्रक नहीं है तो ये कंफर्म है कि कोई बीमा नहीं होगा। जैसे देखो साइन थीटा का, है ना, साइन थीटा का देखो, तो साइन थीटा मात्रकहीन है तो कोई बीमा नहीं है। अब कोई कहेगा क्या कि सर आवर्धन और आपेक्षिक घनत्व के बारे में भी तो बोले थे कि ये मात्रकहीन है, तो इसका भी कोई बीमा नहीं होना चाहिए। तो एक चीज देखो कि अगर आवर्धन का और आपेक्षिक घनत्व का बात करेंगे तो ये आंसर किस में जाएगा भाई, ये आंसर किस में जाएगा, यस में। अब देखिए कि ऐसे ही एक स्टेटमेंट दे करके नीट के परीक्षा में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया, ऐसे ही स्टेटमेंट दे करके। अब जिसको पता रहेगा ये एक्सेप्शन वो चट मारेगा नो पे, नहीं तो अधिकतर लोग मारेंगे किस पे, समझ में आ रहा है बात। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का ठीक उल्टा स्टेटमेंट है, जिसमें एक गलत है और एक क्या है, सही है। और ये गलत किस लिए है, क्योंकि ये एक्सेप्शन वाले केस में फंस जाता है। क्लियर है बात। क्या सर एक्सेप्शन तो अभी तक केमिस्ट्री में पढ़ते थे, आप फिजिक्स में भी डाल दिए, बस एक ही जगह है। क्लियर, कूल डाउन, बात करेंगे भाई साहब, बहुत आगे सोच रहे हो अभी। इतना में कोई दिक्कत आपको, नहीं कोई दिक्कत। अब देखिए कि अभी तक क्या जाने कि बीमा और मात्रक में क्या संबंध है, तो केवल त्रिकोणमितीय अनुपात ही नहीं, आप अगर मैथ्स पढ़े होंगे तो आप कुछ e⁻x पढ़े होंगे, आप कुछ log x पढ़े होंगे। अच्छा देखो तो साइन थीटा का भी जैसे वैल्यू आता है साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, उसी तरीके से e⁻x का भी वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो एक वैल्यू आएगा, उसी तरह से log का भी वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू आता है। तो ये सब को ध्यान से देखो कि एक ही तरह का है, एक ही थाली के चट्टू बट्टू, है ना। इसका मतलब ये सब भी सारे के सारे जो होंगे वो कैसे होंगे, बीमा, और बीमाहीन ही नहीं, ये मात्रकहीन भी होते हैं। कैसे होते हैं, मात्रकहीन भी होते हैं। बताइए इतना में कोई दिक्कत है कि नहीं है, इतना में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से। तो आज सीखे क्या कि बीमा का परिभाषा, बीमा क्या होता है, बीमा का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, प्रकृति बताता है। धनात्मक बीमा का मतलब क्या है, गुना में रहेगा, और ऋणात्मक बीमा का क्या मतलब है, भाग में रहेगा, है ना। इतना चीज सीखे थे।
बीमीय सूत्र लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग करेंगे, मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए के या थीटा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए या, और उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के लिए मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी। इतना में कोई कष्ट है? क्या पूछ रहे थे? हाँ, अब देखो, अब इसमें हम क्या किए, 12th के लिए बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसीलिए वहां पर नहीं गए। अब देखो कि अगर कहीं खाली लिखा हुआ है ये MLT-2, ठीक ना, अगर लिखा हुआ है क्या MLT-, इसको कहेंगे बीमा। और अगर इसी को किसी के साथ बराबर से कंपेयर कर दिया गया तो ये हो गया बीमीय सूत्र। बस इतना ही अंतर है, ठीक ना। समीकरण में और बहुपद में क्या अंतर है? समीकरण में कंपेयर कर देते हैं इक्वल टू 0, और पद में क्या होता है, इक्वेट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप लिखिएगा कहीं पर ax² प्लस bx प्लस c, तो ये क्या है, बहुपद है ना, लेकिन इसी को कर दिए बराबर 0 तो ये क्या हो गया, बस वही अंतर है यहाँ पे, ठीक है, कि ये बीमीय सूत्र हो जाएगा जब किसी से कंपेयर कर देंगे, और नहीं कंपेयर करेंगे तो क्या रहेगा, बीमा रहेगा, ठीक है। 12th के लिए बेसिक पढ़ा रहे थे इसीलिए इस चीज को छोड़ दिया, नहीं तो जो लोग 11th पढ़े होंगे उनको याद होगा, है ना। काफी आज के लिए और पढ़ना है। अब देखो होमवर्क कुछ मिलेगा, होमवर्क में क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, उसका बीमीय सूत्र लिख के आना है। अब उसका बीमीय सूत्र लिख के आना है तो भाई साहब इसमें जो पहला है आपका, पहला है क्या, संवेग। संवेग के बारे में आपको पता होगा, ये क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, ठीक ना। दूसरा है आपको क्या, ऊर्जा। ऊर्जा में भी कैसा ऊर्जा, हाथ पकड़ के नहीं ऊर्जा, कैसा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक ना, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। कितना पढ़े हुए हो, हाफ mv²। ध्यान एक और देना कि आंकिक मान का कोई बीमा नहीं होता है, आंकिक मान का कोई बीमा नहीं होता है, कोई बीमा नहीं होता है, इसको याद रखना है, ठीक ना। कि नंबर में अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका बीमा नहीं रखेगा, जैसे 1 का, 2 का, 3 का, 0 का, -1/2 का, इस सब का कोई बीमा नहीं होगा। लेकिन अगर वो भौतिक नियतांक है, अगर वो भौतिक नियतांक है तो भौतिक नियतांक का बीमा होता है, भौतिक नियतांक का बीमा होता है, भौतिक नियतांक का बीमा होता है। जैसे में क्या, जैसे में गुरुत्वीय नियतांक, क्या, जैसे में गुरुत्वीय नियतांक, कैपिटल जी का वैल्यू सुने हुए हो, है ना। तो जो भौतिक नियतांक रहेगा उसका बीमा होगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू में कांस्टेंट है उसका बीमा नहीं होगा। इस सब पर बात करेंगे अगले दिन। तीसरा में आपके पास है क्या, बोलिए क्या दे दें, कार्य दे दें। चौथा में दे दें आपके पास क्या, वेग दे दें, ठीक ना, शक्ति दे दें। चलो 5 नंबर में दे दें आपको क्या, पावर। पावर का मतलब क्या, हाँ चलो 6 नंबर में प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, फोर्स बाय एरिया। तो इन सब का आप निकाल के रखिएगा, कल कॉपी भी चेक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में देना है, ठीक है। और इतना पढ़ने के बाद फिर हम लोग अपने कहानी को कल से आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कुछ और बातें करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसका उपयोग क्या क्या है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे डायरेक्ट नीट और जेईई एडवांस जैसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आते हैं इसके एप्लीकेशन से, ठीक ना। चलो काफी आज के लिए। कल संडे है, कल का मतलब अगले दिन, ठीक ना। चलिए।